हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे गए हैं। आपके सिलेबस में एलिमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत 4 टॉपिक आपके पास में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो बेसिक सा आपका सिलेबस है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेके चल रहे हैं आपको फिजिक्स की तरफ कि फिजिक्स में आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं अभी तक के। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिजिक्स का मैं आपको लेके चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास है बेटा, बिल्कुल सामने आपके एक क्वेश्चन लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बाइलिंगुअल है, आप जिस मीडियम से हैं आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो धातु के टुकड़ों को जब किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उन पर लगने वाला उत्प्लावन बल समान रहता है। तो आपसे पूछा है कि आपके पास धातु के दो टुकड़े थे, इसे आपने किसी एक लिक्विड में क्या किया बेटा, डुबोया। जैसे सपोज आपके पास में एक बर्तन था, इसमें आपने कोई लिक्विड को रखा हुआ है। इस लिक्विड में आपने धातु के दो टुकड़ों को क्या किया भाई, टुकड़ों को आपने डुबोया। ये आपने धातु के दो टुकड़ों को इसके अंतर्गत क्या किया, डुबो दिया। अब इसमें हम जानते हैं कि जब भी हम किसी धातु को या किसी मटेरियल को किसी लिक्विड में, किसी तरल के अंदर हम डुबोते हैं, तो उसके ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, किस नाम से जानते हैं। ऊपर की तरफ जो बल लगता है, इस बल को हम जानते हैं उत्प्लावन बल के नाम से। इसे हम जानते हैं उत्प्लावन बल के नाम से, या हम इसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट हम इसे कहते हैं, या हम इसे अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये जो बल ऊपर की तरफ इस पर लगता है, तो दोनों में क्या बोला कि जो पहला वाला मटेरियल है और जो दूसरा आपके पास मटेरियल है, जो दो आपके पास धातु के टुकड़े हैं, दोनों में लगने वाला बल क्या है, एक समान है। अगर लगने वाला बल एक समान है तो हमें बताने हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि दोनों टुकड़ों का भार समान है, या दोनों टुकड़ों का घनत्व समान है, या दोनों टुकड़ों का आयतन समान है, या दोनों टुकड़े समान गहराई पर होंगे, या दोनों टुकड़े समान गहराई पर होंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो उत्प्लावन बल का मान होता है बेटा, उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है। तो उत्प्लावन बल जो हमारे पास काम करता है, इसे हम लिख सकते हैं या डिनोट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं किस चीज से, वी रो जी, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जहां पर भी हमारे पास में क्या चीज हो जाती है भाई, तो वी हमारे पास में क्या हो जाता है, अगर हम वी की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, या हम इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आयतन। ठीक है जी। रो हमारे पास में क्या चीज हो जाएगी, तो रो हमारे पास में हो जाता है डेंसिटी, या इसे हम क्या नाम से जानते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं घनत्व। और जी तो आप सभी जानते हैं कि आपके पास क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण, है ना जी, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण के नाम से आप इसे जानते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, अर्थ की सरफेस पर अगर हम बात करें स्मॉल जी की, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास वैल्यू होती है। तो अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर दो मटेरियल्स को क्या किया, जैसे ही हमने इन दो मटेरियल या दो धातु के टुकड़ों को हमने पानी में डुबोया, तो यहाँ पर देखो बेटा, घनत्व जो पानी है या जो भी हमारे पास तरल है, हमने एक ही तरल में डुबोया है, मतलब दोनों के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल एक समान होगी। स्मॉल जी तो पृथ्वी पर आप कहीं पर भी चले जाएं, सभी के लिए स्मॉल जी बराबर रहेगा। तो इसका मतलब ये, अगर दोनों के ऊपर लगने वाला बल समान है, तो F हम कह सकते हैं सीधे सीधे किसके समानुपाती है बेटा, आयतन के। F हमारे पास किसके समानुपाती है, आयतन के। इसका मतलब कि ये जो दोनों हमारे पास धातु के टुकड़े हैं, दोनों का क्या होगा बेटा, आयतन बिल्कुल एक समान होगा। अगर आयतन समान होगा तभी हमारे पास क्या होगा, अगर एक ही लिक्विड में डुबोएं तो तभी हमारे पास क्या निकल कर आएगा, दोनों का लगने वाला जो बल है बिल्कुल एक समान रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कहता है बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए तो उनके मध्य गुरुत्वीय आकर्षण का बल कितना होगा। अगर दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कहीं दो द्रव्यमान हैं, जैसे सपोज एक द्रव्यमान बेटा मेरे पास है स्मॉल m1,
ये द्रव्यमान है स्मॉल m1, एक और मेरे पास कोई द्रव्यमान है स्मॉल m2, ये हमारे पास में दो पिंड हैं या दो हमारे पास कोई वस्तुएं हैं, इनके बीच में जो आकर्षण का बल लगता है, इनके बीच में जो आकर्षण का बल लगता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहले हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों पिंडों के बीच में जो दूरी है हमारे पास, सपोज कीजिए इनके बीच की जो दूरी है हमारे पास बेटा, वो दूरी हमने क्या मान ली, स्मॉल r दूरी पर ये प्रेजेंट है। तो इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, जो लगने वाला आकर्षण बल है, अट्रैक्शन का जो फोर्स है, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमारे पास में क्या है भाई, ये हमारे पास में यहाँ पर फोर्स को लेकर वैल्यू दी गई है। ठीक है जी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर सवाल में बोला कि ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको आप क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल कर रहे हैं, केवल और केवल आप दूरी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बाकी की जो चीज़ें हैं, जी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, m1 कांस्टेंट हो जाएगा, m2 हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, हमने क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो f समानुपाती है बेटा, वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। f जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। सीधे सीधे आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी घटेगी, एक चीज को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरे में क्या होगा, उसके अपोजिट बदलाव होने वाला है। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन में लगने वाले फोर्स को, जब हमारे पास दूरी r है, अगर इस कंडीशन में लगने वाले फोर्स को मैं F1 से डिनोट करूं, तो F1 मेरे पास क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, पहली कंडीशन है ना जी। अब मैंने क्या किया, r को हमने क्या कर दिया बेटा, जस्ट डबल कर दिया। जब हमने r को डबल कर दिया, r को हमने दो गुना कर दिया, तो लगने वाला जो फोर्स है कुछ ना कुछ चेंज होगा, लेकिन ये समानुपाती किसके होगा बेटा, अब हमारे पास r की जगह क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 4r स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना जी। इसको हम F2 से डिनोट कर देते हैं। अगर इनके बीच में हम संबंध लेने की कोशिश करें तो F1 अगर F2 की हम कैलकुलेशन करें, अब देखिए दोनों समानुपाती है, जब दोनों बटे में आएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू जो रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास में, 1 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4r स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या होगी बेटा, बाकी की चीज़ें तो यहाँ से कट आउट हो जाएंगी, है ना, आर स्क्वायर से तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा। अब जो हमारे पास में बचा हुआ है उसको देखिए, तो यहाँ से हमारे पास संबंध क्या निकल कर आएगा, अगला अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा F1/F2 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, ये 4 चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, F2 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 1/4 ऑफ क्या होगा आपके पास F1 होगा, 1/4 ऑफ आपके पास क्या होगा बेटा, F1 होगा, 1/4 F1 होगा। तो यही रिलेशन आपसे पूछा है, यही रिलेशन आपसे पूछा है, कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखिए इसको आप डायरेक्टली कैसे याद कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, हर बारी आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप सिंपल सा याद रखिए कि जब आपके पास m1 m2 में आप परिवर्तन कर नहीं सकते, पिंडों के द्रव्यमान को आप बदल नहीं सकते, कैपिटल G कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको याद रखना है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब जब आपने डिस्टेंस को r से बढ़ाकर 2r किया तो फोर्स आपका क्या होगा बेटा, फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने दूरी को क्या किया, जस्ट 2 गुना किया, फोर्स आपका 1/4 हो जाएगा। जैसे ही आपने r को बढ़ाकर 3r किया, जैसे ही आपने r को बढ़ाकर 3r किया, आपके पास जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, ट्रिक यहाँ पर हो जाएगी, ये आपके लिए यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10-50 वॉट के बल्ब 10-50 वॉट के बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 1 महीना, मतलब कितना बोला है, 30 दिन,
टोटल कितने दिन दिया है आपको, 30 दिन में। खर्च होने वाली ऊर्जा किलोवाट घंटे में कितनी होगी, आपको KWH वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। KWH वैल्यू जो होती है बेटा किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर, इसी को हम डेली भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं मीटर्स में, जिसे हम रीडिंग कहते हैं, यूनिट कहते हैं ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो आपके पास में बिजली का बिल जो आपके घरों में आता है वो इसी किलोवाट आवर के हिसाब से आपके पास आता है। तो देखिए अगर आपको कभी KWH कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा क्या फॉर्मूला होगा बेटा, कि टोटल आपके पास में कितना वॉट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है जी, देखिए टोटल कितने वॉट के बल्ब हैं बेटा, 50 वॉट के बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं हमारे पास, टोटल 10 बल्ब हैं। ठीक है जी, टोटल हमारे पास कितने हैं, 50 वॉट के, टोटल 50 वॉट के बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर टोटल आप कितना जला रहे हैं बेटा, टोटल हम जला रहे हैं 10। ठीक है जी, 50 वॉट के 10 बल्ब 10 घंटे, और कितने दिन जला रहे हैं, 30 दिन हम इसको जला रहे हैं। अगर आप इसको डिवाइड कर दें, यहाँ से आपके पास वॉट निकल कर आएगा, आपको किलो में बदलना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे बेटा, देखिए आपका फाइनल रिजल्ट क्या बनकर आएगा, 1 2 3 1 2 3 आपके पास में निकल जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू बनने वाली है, रिजल्ट की जो वैल्यू आपके पास में बनेगी, तो यहाँ पर जो आपके पास KWH निकल कर आएगा 50 तिया 150, आपके पास कितना वॉट की खपत आ जाएगी बेटा, 150 वॉट की आपके पास में खपत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बर्नौली थ्योरम या कंटिन्यूटी इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपके पास में है कि एक ट्यूब में द्रव चित्रानुसार बह रहा है, यदि ट्यूब की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व A2 हो, ये आपके पास A1 व A2 हो, तो उनकी चालों का अनुपात V1/V2 आपके पास में क्या होगा, V1/V2 आपके पास में क्या होगा। आप जानते हैं बेटा सातत्य समीकरण या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर आप देखें तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, या हम इसे हिंदी में कहते हैं भाई सातत्य समीकरण। देखिएगा क्या कहता है बेटा आपसे, कि जब भी आप किसी लिक्विड या किसी तरल को किसी एक ऐसी नली में प्रवाहित करते हैं जिसमें कुछ हिस्सा आपके पास में मोटा हो बेटा और कहीं पर हिस्सा आपके पास में पतला हो, तो आपने भी इसको डेली लाइफ में देखा होगा। अगर एक पाइप में पानी आपका बह रहा है, अगर आप उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे, सामने का जो उसका क्षेत्रफल आपके पास में है, कुछ इस तरीके का आपने क्षेत्रफल देखा होगा गोलाकार, अगर आप इस क्षेत्रफल को अगर अंगूठे से प्रेस करते हैं, क्षेत्रफल को कम करते हैं, तो पानी के बहने की गति बढ़ जाती है। पानी के बहने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है ना जी। तो हमारे पास इसी को लेकर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमसे क्या कहती है बेटा, कि जो आपके पास A1 इंटू V1 है, यही आपके पास क्या होगा, A2 इंटू V2 हमारे पास में होगा। जहां पर A1 आपके पास में क्या होगा, एरिया या क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल जिसे आप कहते हैं, और V1 आपके पास में क्या होगा बेटा, द्रव की गति होगी या द्रव का चाल होगा। तो A1 V1 बराबर A2 V2 आपके पास में होता है। अगर आपको यहाँ से V1/V2 का मान अगर आपको निकालना है, तो आप यहाँ से सिंपली क्या निकाल सकते हैं, A2/A1 करके आप निकाल सकते हैं। तो A2/A1 आपको देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्रफल है बेटा ये A1 है, ये क्षेत्रफल मोटा है, यहाँ पर चाल आपके पास V1 है। जब यहाँ पर क्षेत्रफल कटाक्ष क्षेत्रफल ज़्यादा है तो चाल यहाँ पर कम होगी। यहाँ पर ये जो एरिया है ये A2 है, तो यहाँ पर जो चाल होगी V2 वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। एरिया ज़्यादा तो चाल कम, और एरिया कम तो चाल ज़्यादा। ठीक है जी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन पहले नीट में भी आ चुका है, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तीन समान प्रतिरोधों को विभिन्न संयोजनों में नीचे दर्शाया गया है, ऊर्जा क्षय के आधार पर इन्हें बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। हमें बताना है कि किसमें कितनी ऊर्जा क्षय होगी या पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो 1 बाई 1 देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारे पास पावर का डिसिपेशन होता है बेटा, P इज इक्वल टू, आप जानते होंगे फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू I²R हमारे पास में होगा। अगर हम करंट की वैल्यू को देखें कि करंट अगर सिमिलर है, सेम है, तो सीधे सीधे क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर का डिसिपेशन स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। सारे के सारे अगर हम समान प्रतिरोध हमें कहा है, ठीक है जी, 3 रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू, सारे रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल वैल्यू के हैं, तो हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैसे हैं बेटा, सारे के सारे आर वैल्यू के हैं। अगर हम इस सर्किट में देखेंगे, पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे,
तो हमारे पास में देखिएगा यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीनों की वैल्यू क्या है भाई, आर आर और आर हमारे पास वैल्यू है। अगर तीनों की वैल्यू आर आर और आर है, और अगर आप इसमें देखेंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिंगल एक ही रास्ता है, ये सारे कौन से कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में हमारे पास में रेजिस्टेंस अटैच हुए हैं। अगर ये सीरीज कनेक्शन में है बेटा, तो सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या निकल कर आता है, अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन या हम इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें, तो श्रेणी क्रम में जो कुल रेजिस्टेंस होता है बेटा आर टोटल, ये आपके पास में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस आपके पास में क्या होगा R3 एंड सो ऑन, ये रेगुलर चलते रहेगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस हैं, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए R+R+R टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 3R का हो जाएगा, 3R का हो जाएगा, सारे सीरीज कनेक्शन में है। अब देखिए सेकंड वाले में, देखिए ये भी R है ये भी R है बेटा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में हो गए, और ये जो नीचे वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इसके साथ में क्या हो गया भाई, पैरेलल में हो गया। तो हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन में अगर हम बात करें, तो ऊपर हमारे पास में रेजिस्टेंस हो गया R+R 2R, और नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस हमारे पास में जुड़ा हुआ है कितना, R। तो ये दोनों अगर हम देखें तो दोनों किस तरीके से जुड़े हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। अगर हम पैरेलल कनेक्शन में बात करें, तो पैरेलल में हमारे पास 1/R टोटल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो पहला रेजिस्टेंस है 1/2R और दूसरा रेजिस्टेंस है 1/R। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा कितना बन जाएगा, 1/R टोटल, 1/R टोटल इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कीजिए बेटा कितना बनेगा, 3/2R। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R टोटल की, तो R टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2R/3, 2R/3, ये वैल्यू कितनी देगा, 0.66 ऑफ R, 0.66 ऑफ R हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए तीसरे कॉम्बिनेशन में देखते हैं बेटा, अगर तीसरे कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे, तो तीसरे कॉम्बिनेशन में आपके पास एक रेजिस्टेंस ऊपर जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस नीचे जुड़ा हुआ है। ये जो दोनों रेजिस्टेंस आपके पास जुड़े हुए हैं, ये जो दोनों रेजिस्टेंस आपके पास नीचे जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे पास R है, ये भी हमारे पास R है, ये भी हमारे पास R है। अगर हम इस शुरुआत के दो रेजिस्टेंस को देखें, ये शुरू के दो रेजिस्टेंस अगर हम देखें, ये जुड़े हुए हैं किसमें बेटा, पैरेलल कनेक्शन में, समांतर क्रम में। तो 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा बेटा, 2/R। रिजल्ट क्या बनाएगा, R/2। रिजल्ट क्या बनाएगा, R/2। ठीक है जी, चलिएगा यहाँ पर देखते हैं। अगर हमारे पास में ये दो रेजिस्टेंस बेटा कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना जी। ये हमारे पास R की वैल्यू है, ये भी R है, ये हमारे पास R है। तो ये जो शुरुआत के हमारे पास दो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड हैं, इनको अगर हम देखें, तो ये दोनों क्या बनाएंगे बेटा, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। 1/RT इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R का रिजल्ट ये देंगे। तो 1/RT इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2/R, देन आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, R(t) इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा R/2। ये रिजल्ट क्या देगा, R/2। अगर R/2 हमारे पास इसका बन रहा है, सॉरी ये इसका अगर R/2 बन रहा है, तो R/2 फिर आगे किसके साथ ऐड है बेटा, सीरीज में R के साथ में ऐड है। आगे क्या है, अगर ये जो रिजल्ट है, देखिएगा ये जो हमें यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है, ये रिजल्ट कितना दिया बेटा, ये जो दोनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, इनने हमें रिजल्ट दिया R/2 का। अब ये आगे देखिएगा सीरीज किसके साथ है भाई, तो ये सीरीज है R के साथ। यहाँ पर अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, तो क्या हो जाएगा, R/2 प्लस का आपके पास R हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, 3/2R आपके पास आ जाएगा, और 3/2R का मतलब क्या होता है भाई, 1.5 का क्या आ जाएगा, R आपके पास आ जाएगा। मतलब कि जो आपके पास तीसरा रेजिस्टेंस था, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, थर्ड वन वाले की आपके पास क्या रिजल्ट आया, तीसरे का देखेंगे हम, तो थर्ड वाले का जो रिजल्ट आया हमारे पास 1.5 का क्या आया, R आया, 1.5 का R आया। हमने चौथा सॉल्व कर लिया, सॉरी ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ वन था, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले का कितना आया बेटा, 1.5 R आया। अब थर्ड वाले को देखते हैं। देखिएगा थर्ड वाले में आपके पास में क्या कनेक्शन है, सारे के सारे रेजिस्टेंस किस तरीके से जुड़े हुए हैं भाई, पैरेलली यहाँ पर क्या है, कनेक्ट है, समांतर क्रम में तीनों रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं। थर्ड वन वाले को देखते हैं, अगले स्लाइड में देख लेते हैं थर्ड वन वाला, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये थर्ड वन, ये पहला रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस, है ना जी।
आर 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 सेम वैल्यू है। अगर ये पैरेलली जुड़े हुए हैं तो 1/RT इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये रिजल्ट कितना बनाएगा, 1/RT इज इक्वल टू रिजल्ट आपको बनाएगा 3/R। देन अगर आप R टोटल निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा R/3, एंड R/3 कितना होगा बेटा, 0.33 R आपके पास में हो जाएगा, 0.33 R आपके पास में हो जाएगा। तो चलिए पीछे चलते हैं। अब देखिए थर्ड वन वाले का आपके पास कितना आया बेटा, तीसरे वाले का 0.33 आर आपके पास रिजल्ट निकल कर आया। आपके पास सभी का रिजल्ट है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। किस क्रम में बोला है आपको, बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। अगर बढ़ते हुए क्रम में जमाना है इसका मतलब पहले सबसे कम, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका आया बेटा, फर्स्ट वाले का। तो देख लीजिए दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्या आया, फर्स्ट वाला। और सबसे कम रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो थर्ड वाले का सबसे कम रेजिस्टेंस आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थर्ड सेकंड फोर्थ। देख लीजिए थर्ड सबसे कम, उससे ज़्यादा सेकंड, फिर फोर्थ, और फिर आपके पास में फर्स्ट आपके पास में हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपके पास कुछ सॉल्यूशन थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वर्णीय प्रकाश वायु से अपवर्तनांक म्यू अपवर्तनांक वाले कांच में अपवर्तित होता है। यहाँ पर एक म्यू मिस है, म्यू अपवर्तनांक वाले कांच में अपवर्तित होता है। आपतित और अपवर्तित तरंगों के तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, आपतित और अपवर्तित तरंग दैर्घ्य के तरंगों का अनुपात क्या होगा बेटा। चलिए तो देखते हैं, हम जानते हैं बेटा म्यू इज इक्वल टू हमारे पास में होता क्या है, अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C/V। जो अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास में वास्तव में होता क्या है, चालों का अनुपात होता है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक हम कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी है बेटा, जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास में एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, हमें वेवलेंथ भी चाहिए। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का हमारे पास में यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को लेकर बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेशियो किस चीज़ का होता है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेशियो किस चीज़ का होता है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करें तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ आपके पास हो जाएगा। स्पीड तो आपके पास v हो जाएगी, वेवलेंथ आपके पास लैम्डा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पास में आपने यहाँ पर वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य को क्या ले आया बेटा, फॉर्म में आपने यहाँ पर लेकर आ गया, फॉर्म में आपने इसे क्या किया, लेकर आ गया। तो अगर आप यहाँ से स्पीड की बात करें, अगर आप यहाँ से स्पीड की बात करें, इसको मैं एफ से डिनोट करता हूँ फ्रीक्वेंसी को, स्पीड आपके पास v हो जाएगी, ये आपके पास लैम्डा हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, v की वैल्यू निकाल लीजिए। v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ लैम्डा। ये हमारे पास फॉर्मूला भी है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा आपके पास में होता है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। चूंकि ये तो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो चलिए इसका रेशियो निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन v, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन v का हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। अगर हम बात करें बेटा C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होगा, C हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी लेकिन क्या होगा, लैम्डा हमारे पास चेंज हो जाएगा, लैम्डा ऑफ ए में लिख देता हूँ, ए फॉर एयर। ठीक है, अब सेकंड हमें भी बताना है उस मीडियम में कितनी होगी, यहाँ पर उस मीडियम में या ग्लास जो हमने लिया हुआ है मीडियम में, उसमें हमारे पास कितनी स्पीड होगी। तो फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं लेकिन लैम्डा ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, जी हो जाएगा। तो एफ से तो एफ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ से एफ आपका क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एफ से एफ आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, देखो वेवलेंथ का रेशियो आपके पास निकल कर आ गया, लैम्डा ऑफ एयर अपॉन लैम्डा ऑफ ग्लास इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 आपके पास आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि म्यू रेशियो 1 आपके पास में यहाँ पर रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे फिजिक्स के, ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे बेटा फिजिक्स के। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है जी। आगे हम देखेंगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, चलिएगा। तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 77 है
और यदि इसका प्रथम पद 2 है और सार्वांतर 3 है तो इसका n+1/2वां पद क्या होगा, n+1/2वां पद आपके पास में क्या होगा। ये आपके पास में एक सीरीज दी गई है, ठीक है जी। इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। n पदों का योगफल 77 है बेटा, मतलब आपको सम ऑफ n नंबर कितना दिया है बेटा, 77 आपके पास गिवन है। सम ऑफ n नंबर आपके पास 77 गिवन है। आगे बोला प्रथम पद कितना है, 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू आपको 2 गिवन है। और सार्वांतर जिसे आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो कितना है, 3 आपके पास है। कैलकुलेट क्या करना है, n+1/2 पद आपको कैलकुलेट करना है। तो जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, Sn की वैल्यू दी गई है, आप इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, Sn को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप जानते हैं बेटा तो n टर्म्स का जो सम होता है किसी भी एपी में, जो n पदों का योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो Sn इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है n/2 इंटू आपके पास बेटा यहाँ पर दो चीजें आती है, या तो आप लिख सकते हैं a+l को लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी को लेकर आप कर सकते हैं। अगर अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बेटा 77 इज इक्वल टू n/2 इंटू, देखिए 2 इंटू ए, जैसे ही आप रखेंगे 2 ए की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, प्लस आपके पास बचेगा n-1, प्लस आपके पास बचेगा n-1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू रखेंगे 3। देखिए इस 2 को मैं इधर लेकर आता हूँ भाई, 2 को अगर इधर लेकर आता हूँ और 77 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 7 इंटू 11 और इंटू क्या आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा n, अब देखिए अंदर हम सॉल्व करेंगे बेटा 3n हो जाएगा, और यहाँ से आप -3 करेंगे, 4 - 3 +1 बचेगा। एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनते हुए आपको दिखेगी, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा बेटा 7 इंटू 11 इंटू 2, मैंने इसीलिए लिखा ताकि मैं इसे आसानी से सॉल्व कर पाऊँ, है ना। इक्वेशन अगर बनाएंगे काफ़ी बड़े फैक्टर इसके बनेंगे। देखिए क्या बचा, n इंटू 3n+1 मेरे पास में बचा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, n इंटू 3n+1 मेरे पास में बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज हैं जो मेरे पास फैक्टर्स में निकल कर आई हैं, मैं इनमें से किसी वैल्यू को यहाँ पर सेटिस्फाई करा के देखता हूँ। देखो इधर 3 फैक्टर हैं, 7 11 22। पहले आप n की वैल्यू 7 रख के देखिए, अगर आप यहाँ 7 रखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 3 इंटू 7 21, 3 7 21, 21 और 1 22, मतलब ये सेटिस्फाई कर सकता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा 7 इंटू, जस्ट अ मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 22 इज इक्वल टू n इंटू 3n+1। अगर आप देखेंगे बेटा 7 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 7 अगर यहाँ पर रखेंगे 22, तो यहाँ से बाई कंपैरिजन या बाई हिट एंड ट्रायल मेथड n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 7 मुझे n की वैल्यू मिल गई। तो अब मुझे टर्म कौन सी निकालनी है बेटा, n+1/2, ये टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है, मतलब मुझे क्या निकालना है, 7+1/2। इसका मतलब कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, फोर्थ टर्म। मुझे कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। और मैं जानता हूं कि फोर्थ टर्म मेरे पास क्या होगी बेटा, फॉर्मूला क्या होता है टर्म निकालने का, a+n-1 इंटू डी मेरे पास में होगा। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, a+3d आ जाएगा, a+3d यहाँ पर आ जाएगा भाई। और अगर a+3d में मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो a की वैल्यू मुझे गिवन है 2, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 3, तो 3 3 ज़ा 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, यहाँ पर मेरे पास आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डेमो क्लास है, आपने अगर पहले नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ पाएं। देखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आपके पास दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तब आपसे पूछा है tan थीटा प्लस cot थीटा कितना होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा कितना होगा। तो जो आपको दिया गया है आप इस पर फोकस कीजिए। cos ऑफ थीटा आपको कितना दिया है बेटा, 3/5। अगर cos थीटा आपको 3/5 दिया है तो आप जानते हैं cos थीटा आपके पास में वैल्यू क्या होती है, cos थीटा आपके पास में वैल्यू होती है बेटा आधार बटे कर्ण की। सिंपली हम पाइथागोरस से निपटाते हैं इसको, है ना जी, आधार बटे कर्ण की या बेस अपॉन हाइपोटेनियस की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस की। ठीक है जी। तो देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा,
एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, आधार इसमें बेस कितना है भाई 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। अगर आप इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस का अगर आप ट्रिपलेट यहाँ पर लगाते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आपके पास आ जाएगी। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस का प्रमेय आप सभी जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना जी। तो इससे आप इसकी वैल्यू 4 निकाल सकते हैं। अब आपके पास सभी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपको वैल्यू किस किस की चाहिए भाई, टेन थीटा की अगर वैल्यू चाहिए, जो एक्सप्रेशन आपको दी है टेन थीटा प्लस आपको दिया है कॉट थीटा माइनस आपके पास में गिवन है 25/12 और यहाँ पर आपको बोला है कॉस पाई बाई 2। तो देखिए कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो कॉस पाई बाई 2 की अगर आप वैल्यू देखेंगे, चूंकि जो आपके पास cos 90 डिग्री पे वैल्यू होती है बेटा क्या होती है 0 होती है। तो अगर cos पाई बाई 2 0 है तो ये वाली टर्म तो पूरी खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, है ना जी। अब टेन थीटा आपके पास में बचा हुआ है। टेन थीटा आपके पास में क्या होता है, टेन थीटा आपके पास में होगा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा क्या होगा बेटा आधार बटे लंब, है ना जी। ये आपके पास वैल्यू होती है। अब आप इस ट्रायंगल को देखकर वैल्यू निकाल लीजिए। जहां पर आपके पास एंगल थीटा होता है उसके सामने आपके पास लंब होता है ना जी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4/3 प्लस आपके पास 3/4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे भाई। 16 प्लस 9/12, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 25/12 आपके पास में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जा सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मीडियन आपको कैलकुलेट करना है, माध्यिका आपको निकालना है। आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनसे आपको क्या निकालना है, मीडियन आपको निकालना है। सिंपली जब आपके पास में नंबर्स दिए जाते हैं, सिर्फ सीधे सीधे अगर आपके पास नंबर दिए गए हैं तो माध्यिका हमारे पास होती क्या है, मिडिल टर्म को ही हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। बस आपको जो भी आंकड़े आपके पास दिए गए हैं, जो भी आपके पास में डिजिट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको क्या करना होगा, बढ़ते या घटते क्रम में आपको अरेंज करना होगा। तो अगर हम इन्हें बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करें, देखिए बेटा हम इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं तो सबसे पहला डिजिट बनेगा मेरे पास 15, 15 के बाद में हमारे पास बनेगा 17, 17 के बाद में बनेगा 18, 18 के बाद में बनेगा 19, है ना जी। 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 25 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है जी, 25 भी हो गया, 30 35, 25 के बाद में आ जाएगा आपके पास 30, 30 के बाद में आपके पास आ जाएगा 35। अब आप इसका मिडिल निकाल लीजिए। मिडिल निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आप देखेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके पास 7 है। 3 आप इधर से छोड़िए, 3 आप इधर से छोड़िए, जो सेंटर में वैल्यू आई वही आपके पास में क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन हो जाएगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होते, जैसे अगर आपके पास 8 नंबर ऑफ डिजिट होते तो 4 4 की आप पेयरिंग करते, जो दोनों के बिल्कुल सेंटर वाले जो पॉइंट होते दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अगर आप फॉर्मूले से याद रखना चाहें तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके पास में 2 कंडीशन में बनती हैं, अगर आपके पास विषम हो, इसका मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट अगर ऑड हो बेटा, तो जो आपके पास मीडियन होती है वो आपके पास क्या होगी, n+1/2 वा पद, n+1/2 वह पद आपके पास में मीडियन हो जाती है। और जब आपके पास n बराबर आपके पास सम हो, तब आपके पास में मीडियन क्या होती है बेटा, सम को आप क्या कहते हैं, इवन आप कहते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके पास इवन हो तब आपके पास मीडियन क्या होती है, n/2 पद प्लस n/2+1 पद, और दोनों को आप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूले हैं, क्लास 9th में आपने इन्हें पढ़ा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 40 इकाई लंबाई तथा 10 इकाई चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र से 2 इकाई भुजा वाले कितने वर्गाकार क्षेत्र काटे जा सकते हैं। आपके पास में एक बड़ा स्क्वायर है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपके पास में एक बड़ा क्या है भाई, रेक्टेंगल है, 40 इसकी लंबाई है, 40 इसकी लंबाई है। ओके, ये आपके पास में रेक्टेंगल है भाई। ठीक, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, 40 इसकी लंबाई है, 10 इसकी चौड़ाई है। इसमें से हमें 2x2 के छोटे छोटे क्या करने हैं, ब्लॉक्स काटने हैं। 2x2 के हमें छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक इसमें से कट करने हैं। तो हम टोटल कितने यहाँ से ऐसे ब्लॉक काट सकते हैं जिनकी लंबाई कितनी हो, 2x2 हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास बड़ा है, आयत है या रेक्टेंगल है, इसका हम क्या निकालते हैं बेटा, टोटल एरिया निकाल लेते हैं, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आयत हो या वर्ग हो, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित
चौड़ाई। तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बेटा 40 इंटू 10 आपके पास में टोटल एरिया बन जाएगा यहाँ पर 10, टोटल एरिया बन जाएगा आपके पास 400, टोटल एरिया बन जाएगा 400। ठीक है, अब जो छोटे हमें काटना है यहाँ से, छोटा जो एरिया हमें यहाँ से बाहर निकालना है उसका साइज कितना है बेटा 2 बाई 2 का, इसका एरिया क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा 2 इंटू 2, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये बनेगा 4। बस दोनों का क्या कीजिए, एरिया को डिवाइड कर दीजिए। बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया 400 और छोटा वाला जो आपने स्क्वायर काटा इसका एरिया 4, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 100 आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया गया था लॉग का, हालांकि ये क्वेश्चन बेटा हटा दिया गया था एग्जाम में, इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शंस इसके गलत हैं। काफ़ी हद तक ये ऑप्शन हमारा पहला वाला इसका करेक्ट हो सकता था, बस थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, सारे ऑप्शंस इसके गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बेटा, log 3 की वैल्यू आपको दी गई है, log 1 + 1/9 की पावर 2019 माइनस log 1 + 1/9 की पावर 2018। देखिए यहाँ पर जो हम सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, log m की पावर अगर n हो तो आप क्या लिख सकते हैं, पावर को आप सामने ला सकते हैं, n log m हो जाएगी। ठीक है, किसी की भी घात को अगर नीचे उतारना है तो log के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मैथमेटिक्स में, तो आप log की सहायता से क्या कर सकते हैं, पावर को सामने ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2019 लॉग। अब देखिएगा 1 + 1/9 को आप जब सॉल्व करेंगे बेटा ये 10/9 बनेगा, माइनस यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2018 लॉग 1 + 1/9, सॉरी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 10/9। ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर देते हैं पूरा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा कितना बचेगा, लॉग 10/9। इसको अगर आप देखेंगे log m/n का रूप है, ये कितना हो जाएगा log 10 माइनस log 9, log 10 माइनस log 9, log 10 की वैल्यू 1, log 9 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए अगेन आप लिख सकते हैं log 9 को आप क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 log 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अभी हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.47701, 47701, ये वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है जी, ये हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब देखिए राइट हैंड साइड का पोर्शन सॉल्व करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड का पोर्शन सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड का पोर्शन है आपके पास 1 + x की पावर 20 का सेकेंड टर्म। राइट हैंड साइड का क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1 + x की पावर 20 का आपको क्या निकालना है बेटा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म जब आप बायनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे तो द्विपद प्रमेय की सहायता से आप निकाल सकते हैं बेटा, दूसरा पद अगर आपको निकालना है कहीं पर भी तब आप r की वैल्यू क्या लेते हैं, उसके लिए 1 लेते हैं। ठीक है जी, TR+1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R+1 हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो यहाँ पर r को हमें 1 रखना होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास NCR, जो आपके पास p रहता है, p की पावर आपके पास हो जाएगा n - r, q की पावर आपके पास हो जाएगा r। ठीक है जी, अगर p + q की पावर n है आपके पास, तो अगर यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए t आपको यहाँ रखना पड़ेगा 1 + 1 क्योंकि आपको सेकेंड टर्म चाहिए, 1 + 1, n की वैल्यू टोटल हमारे पास टर्म है 20c1, p आपके पास 1 है बेटा, 1 की पावर हो जाएगी 20 - 1 और q की जगह x है, इसकी पावर हो जाएगी 1। तो जो t2 मतलब सेकेंड नंबर की टर्म है 20c1 की वैल्यू 20 होगी, 1 की पावर 19 1 ही होगा, x की वैल्यू x होगी। तो इक्वल टू आपके पास में क्या निकल कर आएगा बेटा, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन, तो इसके बराबर में आपके पास क्या निकल कर आएगा, 20x आपके पास में यहाँ पर निकल कर आएगा, 20x आपके पास में निकल कर आएगा। अब आप यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिएगा अगर आप बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 × 1 = 2, 0, 2 × 7 = 14 का 4 हासिल का 1, 2 × 7 = 14 और 1 = 15 का 5 हासिल का 1, 2 × 4 = 8 और 1 = 9, 95402 इज इक्वल टू 20x। तो आपके पास जो x की वैल्यू होगी भाई, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 9 - 2 7, थोड़ा आगे से लिखते हैं, 9 - 2 7, 9 - 0 9, 9 - 4 5, 9 - 5 4,
और यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा पॉइंट। इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख लीजिए 20x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0.04597, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, 8 आएगा, ये वाला 8 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए 20 से डिवाइड करना, डेसिमल एक प्लेस और आगे खसका लेंगे, 0 0। अब इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 के 18, 2 9 के 18। कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट बनना चाहिए, लेकिन चूंकि ये इस तरीके से हमारे पास में आंसर था नहीं, इसीलिए हम इसको गलत मानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द सीरीज 3 5 7 9 11 13 15 17? ये एक सीरीज दी गई है, इसका हमें वेरिएंस निकालना है। तो देखिए वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो x की हम वैल्यू ले लेते हैं भाई, इसको बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 5 7 9 11 13 17, ये हमारे पास कुछ वैल्यू है भाई, है ना जी, यहाँ तक की हमारे पास वैल्यू है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x बार हमें निकालना होगा। वेरिएंस हमारे पास होता क्या है बेटा? अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारे पास होता है 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हमें x माइनस एक्स बार निकालने के लिए सबसे पहले x बार निकालना होगा, और x बार का मतलब क्या होता है बेटा? मीन होता है, मीन या माध्य होता है। वो कैसे निकलेगा? तो मीन या माध्य हम कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ x अपॉन n करके निकालते हैं। आप जब इसको ऐड करेंगे 17 3 20, 13 7 20, एक वैल्यू हमने मिस कर दी है, 13 15 17, ये। ठीक है, समेशन ऑफ x आप निकालेंगे बेटा, टोटल 8 वैल्यू है, टोटल यहाँ पर बनेगा 80। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास x बार कितना निकल कर आएगा? 80, और टोटल वैल्यू है 8। इसका मतलब जो आपके पास x बार निकल कर आया वो 10 आपके पास में निकल कर आएगा। देन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। 3 माइनस आप 10 करेंगे, कितना बचेगा बेटा? 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। ठीक है जी, 5 माइनस 10 करेंगे 25, 5 का वर्ग 25, 3 3 9, 1 1 9 25, ठीक है 49, ये आपके पास कुछ वैल्यू यहाँ पर बनेगी। ठीक है जी, x माइनस एक्स बार आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको टोटल सॉल्व कर लीजिए। टोटल अब आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए? सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सभी को ऐड करेंगे बेटा, तो टोटल आपके पास कितना बनेगा? 50 50 100 तो ये दोनों हो जाएंगे 49, है ना, और एक 50 और एक 49, 50 100 तो ये हो गए, 25 25 50 ये हो गए 68, 168। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा 168। इसकी वैल्यू आपके पास 168 निकल कर आई। तो वेरिएंस आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 1/8 इंटू आपके पास हो जाएगा 168, देन वेरिएंस इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 21। अब 21 अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर, जब लास्ट टाइम आप लोगों का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।